चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। देखिए क्या है इसमें, क्या कह रहा है इसमें, प्लांट्स लाइक रोज, प्लांट्स लाइक रोज, यानी डेट मीन्स ये कहना चाह रहा है क्या, जो प्लांट्स लाइक रोज एंड द बनाना, प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी जैसे प्लांट्स क्या है, रोज है और बनाना अपना जो है कैपेसिटी लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, मतलब अपनी कैपेसिटी प्रोड्यूस करके क्या लॉस्ट करके अपनी कैपेसिटी लॉस्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है, यानी क्या होता है, फ्लावर्स देता है, या फ्लावर्स होते हैं इसमें, या बर्ड्स होता है, या सीड्स होता है, या फ्रूट्स होता है। बताइए क्या होगा ऑप्शन, जल्दी से जल्दी दीजिए इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी डेट मीन्स जब कोई भी प्लांट्स रोज है या बनाना है, ये अपना अगर कैपेसिटी लॉस्ट करेगा प्रोड्यूस टू, ये हमें सीड्स का दे देगा। क्या प्रोड्यूस करता है, ये सीड्स प्रोड्यूस करता है, हाँ या ना। तो चलिए इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, इसके क्या बनाएगा ये सीड्स। तो जब जैसे प्लांट्स हो गया, प्लांट्स लाइक बनाना, प्लांट्स लाइक बनाना एंड रोज प्रोड्यूसेज थ्रू या रिप्रोड्यूस, यहाँ पे आप रिप्रोड्यूस लिख दीजिए, रोज चाहे वो बनाना हो या रोज हो, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन, पढ़े हुए होंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दे हैव lost the capacity to produce seeds। ठीक है, जैसे प्लांट्स बनाना है हो गया, रोज हो गया, रिप्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है उसमें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत होता है, एज दे हैव टू लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, अपनी कैपेसिटी क्या कर देती है, लॉस्ट कर देती है, और क्या बनाता है वो, प्रोड्यूस करता है, सीड्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, in a bisexual flowers the male gametes are present in the anther, ovary, stigma, filament। बताइए बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल गैमीट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पे होता है, एंथर में होता है, कहाँ पे, एंथर, कहाँ पे होगा ये, एंथर, मेल गैमिट्स प्रेजेंट होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, एंथर में, हाँ या ना। चलिए अब इसको नोट करते हैं हम। द anther in a anther is part of, anther is the part of stamen which produces
which produces pollen grains. क्या प्रोड्यूस करता है ये? pollen grains. containing male gametes. क्या कंटेन करता है? male gametes in flowering plants. क्लियर है या नहीं क्लियर है बताइए? आई थिंक क्लियर होंगे. एंथर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेमेन. एंथर जो है किसका पार्ट होता है? स्टेमेन का, जो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन कंटेनिंग इन मेल गैमेट्स. जो क्या होता है? मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखिए. कह रहा है व्हेन अ प्योर टॉल पी प्लांट. कौन सा? प्योर टॉल pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant. The percentage of tall pea plants in F1 and F2 generation pea plants will be respectively 100%, 25%. यानी पी प्लांट्स जो होगा, यानी F1 और F2 का जो जनरेशन होंगे, वो F1 और F2 जो जनरेशन पी प्लांट्स का होगा, वो कितना परसेंटेज चांसेज हो सकता है? 100% होगा या 25%? 100% होगा या 50% होगा या 100% होगा या 75% होगा या 100% और 100%? दोनों 100% और 100% होंगे. बताइए जल्दी इसका कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बोलिए. इसका ऑप्शन कौन होगा? सी होगा. क्या आएगा ये हमारा? 100% और 75% चांसेज होंगे. हाँ या ना? क्या होगा? 100% और 75% होंगे. कैसे होगा देखिए. जो कह रहा है क्या? इन F1 जनरेशन all pea plants on F1 generation all pea plants are tall होंगे. टॉल यानी डेट मीन्स क्या होगा? 100%. हाँ, क्या होगा? जितने भी F1 जनरेशन जो होंगे वो सारे ऑल पी प्लांट्स जो होंगे वो क्या होगा? टॉल होगा. और जो क्या होंगे? 100% होंगे. क्लियर है? ड्यू टू किसकी वजह से होगा? डोमिनेंट इनहेरिटेंस. आया ना? ड्यू टू डोमिनेंट इनहेरिटेंस. क्लियर है? और इन द F2 जनरेशन, इन F1 जनरेशन था, और इन F2 जनरेशन the tall and dwarf plants appear थ्री इज टू वन रेशियो. किसमें होगा? 3:1
रेशियो मीनिंग 75% ऑफ 75%। 3:1 यानी डेट 100% का क्या करेंगे, 3:1 यानी 100% मीन्स हो गया 75% होगा, और क्या होगा 25% आएंगे। 75% कौन होगा, टॉल प्लांट्स होंगे, एंड 25% जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवार्फ प्लांट्स होंगे। F2 जनरेशन में, F1 में जो हो जाएगा वो हमारा 100% होगा। इन F1 जनरेशन ऑल पी प्लांट्स आर टॉल 100% ड्यू टू डोमिनेंट इनहेरिटेंस। किसकी वजह से होगा ये हमारा, डोमिनेंट इनहेरिटेंस की वजह से, यानी डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा, इसलिए इसमें 100% सारे क्या होंगे, टॉल प्लांट्स होंगे। और F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन द टॉल एंड द डिवार्फ प्लांट्स अपीयर 3:1 किस रेशियो में रहेगा, प्रेजेंट होगा 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होगा। यानी दैट मीन्स 3:1 यानी हो गया 100% का क्या करेंगे, 100% मीन्स हो गया 3:1, यानी ये हो गया 75% हो गया, और ये हो गया 25% है ना, ये 75% और ये 25%। क्लियर है। और इसलिए ये क्या 75% टॉल होगा, 25% डिवार्फ। तो कह रहा है क्वेश्चन हमें जो व्हेन अ प्योर टॉल टी प्लांट इज क्रॉस्ड with the pure dwarf pea plants, the percentage of tall tea plants in F1 and F2 generation। आप बताइए tall tea plants, sorry tall pea plants F1 जनरेशन में कितना था, 100% था, है ना। और F2 जनरेशन में हमारा कितना है, 75% है, 75% है ना। तो इसलिए हमारा 100% और 75% ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। क्लियर है और समझ में भी आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन इसका कितना दे रखा है, -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी मैग्निफिकेशन, इमेज के किसी इमेज का मैग्निफिकेशन हमें -1 स्क्रीन पे यूज करनी है, स्क्रीन -1 मैग्निफिकेशन है ना। लेंस ऑफ फोकल लेंथ जो दे रखा है उस लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से इसका ऑप्शन। अब हम आगे फिजिक्स में, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। ये ना हमें क्या आएंगे 40% हो, यानी 40 सेंटीमीटर होगा, परसेंटेज नहीं 40 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर क्यों हुआ। चलिए देखिए इसमें हमें जानते हैं क्या, m इजकल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन इजकल टू क्या होगा, v/u होता है, हाँ या ना। अब ये m थिन लेंस दे रखा है हमें, तो ये क्या m इजकल टू v अपॉन का u होगा, हाँ या ना। v अपॉन का u होंगे। और क्यों, व्हेन m इक्वल क्या हो -1, तो हम जानते हैं v इक्वल क्या हो जाएगा, ये इसके बारे में अगर हम v क्या हो जाएगा -u के बराबर होगा, हाँ। अब ये v इक्वल -1 यानी कहने का मतलब ये यहाँ से देखिए
अगर m की वैल्यू अगर हम -1 रख देते हैं तो v अपॉन u, यानी यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो -u नहीं होगा, यही तो हमने निकाले थे, यहाँ से क्या होगा -v -1। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो अगर मतलब v जो दे रखा है यानी u जो है v इक्वल -u आ गया, यानी द नेगेटिव, इसका मीनिंग दिखा रहे हैं, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, द नेगेटिव साइंस इंडिकेट्स the image is inverted। हाँ या ना, यानी ये कहने का मतलब ये रहा, u की वैल्यू यहाँ पे जो हमें नेगेटिव है, v इक्वल क्या होगा -u अगर आ गया, इमेज जो अगर हमारे क्या नेगेटिव दे रखा है अगर आएगा, नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है इमेज इज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा, हाँ क्या ना, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, हाँ या ना। और तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या होगा भाई लेंस फॉर्मूला, वन बाई एफ इक्वल 1/v -1 अपॉन का u होता है, यही ना लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल क्या होगा 1/f इक्वल 1/v -1/u, हाँ या ना। तो हम यहां से करेंगे क्या, इसकी ना वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी f जो हमें दे रखा है फोकल लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर, यानी f जो हमें गिवन था f इक्वल क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर गिवन, तो 1/20 1/20 इक्वल, अब v की वैल्यू ना हम यहाँ रख देते हैं, v इक्वल क्या है -u है, तो यानी 1 का -u -1 का u, क्लियर है। तो यहां से सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए यहां से क्या आएगा 1/20, तो ये हमें आ जाएंगे -1/-1 1/-u, तो यानी 1/20 दिस एम्प्लाई इक्वल -1 यानी 1 क्या हो गया 2 का u, यानी -2/u, और अगर हम यहां से करना चाह रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल क्या होगा -40, हाँ या ना, u इक्वल क्या होगा -40, यानी यही हमें क्या होगा, अगर क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या है -40 सेंटीमीटर नेगेटिव शो कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव तो होता ही है, हाँ या ना, हमेशा ये क्या होगा 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसलिए हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया 40 सेंटीमीटर, मस्ट डिस्टेंस हमें कितना होना चाहिए 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, u इक्वल -40 सेंटीमीटर, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑप्टिकल डिवाइस x is placed obliquely in the path of narrow parallel beam of light, if the emergent beam gets displaced laterally, the device x is plane mirror, convex lens, ग्लास स्लैब या ग्लास प्रिज्म, बताइए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा जल्दी, यानी ग्लास स्लैब कैसा होगा, ये ग्लास स्लैब होगा, यानी डिवाइस कैसा होना चाहिए ग्लास स्लैब की तरह होना चाहिए, हाँ या ना, तो यानी कह रहा है क्या एक ग्लास स्लैब
laterally displaces obliquely incident beam due to refraction at its surface। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। यानी ग्लास स्लैब जो लेटरली डिस्प्लेस हो जाता है एंड ऑब्लिकली इंसिडेंट बीम ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द इट्स सरफेस, इसलिए ये हमारा क्या होगा ग्लास स्लैब है ना। कह रहा है एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड in the path of the narrow parallel beam of light. If the emergent beam gets displaced laterally, the device acts as glass slab। glass slab में मालूम ही है जब हमारा रिफ्लेक्शन होता है ग्लास स्लैब का, ये है ना, लाइट कोई आ रहा है तो ये हमारा क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, तो फिर ये हो जाएगा और फिर ये हमारा ऐसे करके आएंगे तो फिर ये क्या हो जाता है, दूर चला जाता है ना। ऐसे करके हमें रिफ्लेक्शन होता है, सॉरी रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन तो ग्लास स्लैब चाहिए इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका, कह रहा है पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस, करंट वाले चैप्टर का ये लिया गया है। A piece of wire of resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts. These parts are then connected in a parallel। और फिर उसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में हम आइडेंटिकल पार्ट्स में उसको काट दिए, फिर उसको हम कनेक्ट कर दिए किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो कह रहा है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो, R है, सॉरी R डैश है, ये क्या है R डैश है, देन द वैल्यू ऑफ R अपॉन R डैश इज क्या आएगा, बताइए जल्दी से इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। फर्स्ट आएगा ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा जल्दी। देखिए इसका हम करते हैं क्या, ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 आइडेंटिकल, मान के चलिए उसका क्या था, हमारा आर था रेजिस्टेंस किसी वायर का, हाँ या ना, आर था। इसको ना हम क्या करें 3 पार्ट्स में कट कर दिए, यानी 3 पार्ट्स, यानी आर अपॉन 3 हो गया, एक हमारा क्या हो जाएगा आर अपॉन 3 हो गया, फिर दूसरा हमारा आर अपॉन 3 हो जाएगा, और फिर क्या होगा आर अपॉन 3। 3 पार्ट्स में इसको हम क्या कर दिए, आइडेंटिकल पार्ट्स में कट कर दिए, ठीक है। एक आर था, इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर कट कर दिए। अब कह रहा है क्या, जो आइडेंटिकल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या कर दिए, पैरेलल में हमने ऐड कर दिए। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, तो हम यहां से करना चाह रहे हैं क्या, जो कनेक्टिंग 3 वायर्स, कनेक्टिंग 3 resistors in parallel, तो then equivalent resistance, then equivalent resistance इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी दैट मींस पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो यानी इसका कह रहा है क्वेश्चन में ही कह रहा है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर 1 अपॉन आर डैश पैरेलल में, तो 1 अपॉन का क्या होगा, 1 अपॉन का इसको हम मान लेते हैं आर,
तो आर ये करेंगे तो क्या होगा, आर अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन आर अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन आर अपॉन थ्री। हाँ या ना, यही ना आएगा रेजिस्टेंस अगर आर अपॉन थ्री आर अपॉन टू, एक आर वन है आर अपॉन थ्री, आर टू अगर मान लेते हैं आर अपॉन थ्री, और ये हमारा आर अपॉन थ्री सेम 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 था। तो यानी इसका हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये होता है ना, ऐड करने के लिए आर इक्विवेलेंट इजकल टू क्या होगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस डॉट 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 वन अपॉन आर एन। यही ना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐड कर लेते हैं, वही तो हमने करे। वन अपॉन आर डैश अगर दे रखे हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो वन अपॉन आर वन की वैल्यू हमने आर अपॉन थ्री, वन अपॉन आर टू की वैल्यू आर अपॉन थ्री, वन अपॉन ये। अब इसको करते हैं वन अपॉन आर डैश, वन अपॉन आर डैश इजकल ये थ्री ऊपर चला जाएगा तो थ्री अपॉन का आर प्लस ये भी हो गया थ्री अपॉन आर, ये भी हो गया हमारा थ्री अपॉन आर। क्लियर है। अब इसको अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वन अपॉन आर डैश, ये क्या है आर डैश इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम आर आ जाएगा, और थ्री प्लस थ्री इक्वल क्या होगा, थ्री थ्री नाइन अपॉन का आर। हाँ या ना, ये समझ में आ गए, इतना आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब हमें कह रहा है क्या, आर डैश निकालना है ना, आर डैश इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वन अपॉन का ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमें क्या आ जाएंगे, अगर मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं तो वन अपॉन आर डैश इक्वल क्या होगा बताइए, नाइन अपॉन का आर, और आर डैश अगर निकालेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ये क्या होगा आर अपॉन का नाइन आ गया। हाँ या ना, ये आर डैश आ गया। अब हमें क्या करना था, रेशियो निकालना था। तो रेशियो अगर हम निकालेंगे तो देखिए रेशियो क्या आ जाएगा, अगर हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं दोनों को तो रेशियो रेशियो इक्वल क्या होगा, हमें कह रहा है क्या, देन द वैल्यू ऑफ आर, आर अपॉन आर डैश, तो आर अपॉन आर डैश, आर की वैल्यू क्या था आर था, आर डैश की वैल्यू क्या है आर अपॉन का नाइन, यानी आर अपॉन का आर, ये ऊपर चला जाएगा नाइन, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, नाइन अपॉन वन, यानी नाइन अपॉन वन, यानी डेट मीन्स क्या होगा नाइन आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी हो गया। कौन हो जाएगा ऑप्शन हमारा, बताइए ऑप्शन हमारे क्या होंगे, डी होंगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, और इजी क्वेश्चंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट 11 वाट, the resistance of its filament when it glows with a power supply of 220 volt is 220 वोल्ट कितना आएगा इसका बताइए जल्दी, 220 वोल्ट इज 4400 ओम, 440 ओम, या 400 ओम, या 20 ओम, जल्दी बताइए इसका आंसर। जल्दी बताइए आंसर इसका क्या होगा। An electric bulb is rated to 20 volt 11 watt, the resistance of its filament when it glows with a power supply of 220 volt। क्या निकालना है देखिए तो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा निकालिए जल्दी। देखिए कह रहे हमें क्या रेजिस्टेंस था, आर आप लोग जानते होंगे क्या, जो आर इजकल टू क्या होता है,
आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन का पी होता। हाँ या ना? ये रेजिस्टेंस निकालने के पावर अगर गिवन हो तो आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी होता है या नहीं? तो हमें यहाँ ना क्या करना है, वोल्ट जो दे रखा है हमारा कितना दे रखा है 220, यानी वी की वैल्यू 220 वोल्ट दे रखा है। हाँ या ना? और पी जो दे रखा है ये हमारा 11 वाट है। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो रेजिस्टेंस आर इक्वल क्या देखा है वी, तो 220 का स्क्वायर अपॉन का क्या है, पावर क्या है 11 है। इसको निकालिए, ये होगा 48400 अपॉन का 11। अब इसको क्या करते हैं, हम कैंसिल करते हैं। तो ये हमें आ जाएंगे क्या, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 4 जा, फिर 11 4 जा, फिर 0 0, यानी डैट मीन्स 4400। हाँ है ना? ये हमें ओम आ गए, यानी 4400, यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? बहुत इजी क्वेश्चंस थे, और ये सारे क्वेश्चन हमारे सीबीएसई में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर पेपर का है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आने की संभावना है। लेवल हमारा यही रहेगा क्वेश्चंस का 2026 में। और इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से इसको देख के ही जाइएगा पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स हमें क्या करना है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट 6 वाट that can work safely with a desired brightness, it's when connected in the series with 240 volt main supply is 20 40 60 80। बताइए जल्दी। नंबर ऑफ बल्ब्स हमें निकालना है, तो कह रहा है हमें प्रत्येक बल्ब को कितने हमें मेन सप्लाई कितना करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए नंबर ऑफ बल्ब्स अगर हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल हमारा हो जाएगा, टोटल कितना था 240 वोल्ट का था, 240 वोल्ट टोटल सप्लाई वोल्ट, अपॉन का क्या होगा 4 वोल्ट पर बल्ब। क्या है ये, पर बल्ब है। हाँ या ना, पर बल्ब। तो निकालिए इसको, 4 से कैंसिल कीजिए, इसका 440 था ना, सॉरी 240 था, तो ये 6 यानी डेट मीन्स ये हमारा होगा 60। कितना आएगा, नंबर ऑफ बल्ब टोटल हमें कितना होगा 60। क्लियर है या नहीं? कौन होगा, ऑप्शन सी आ जाएंगे। समझ में आ गए होंगे। अब इसके लिए हमें देखिए, जो हम जब हम क्या करेंगे, सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे ना, तो समान रूप से क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई होगा। यानी डेट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, व्हेन, इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, व्हेन कनेक्टेड in series combination, in series the supply voltage divides equally all bulbs। हाँ या ना, जब कनेक्ट करेंगे सीरीज में, जब कनेक्ट करेंगे ना,
क्या होगा जब सीरीज में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, यानी नंबर ऑफ बल्ब्स, यानी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द सप्लाई वोल्टेज डिवाइड्स इक्वली अमंग द ऑल बल्ब्स। जब हम क्या करेंगे सीरीज में किस कनेक्ट करेंगे बल्ब को, तो उसमें जो वोल्टेज जो सप्लाई होगा, वोल्टेज जो होगा डिवाइड हो जाएगा, सारे में क्या होगा समान रूप से हो जाएगा। हाँ या ना, इक्वल रूप से क्या होंगे डिवाइड हो, इसलिए हमें क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया हमें। चलिए अब हमारा ये देखिए इसमें क्या है, इन द फूड चेन्स। हाँ या ना, ये भी हमारा जो है इंप्रूवमेंट्स, जो हमारा ये फूड चेन्स वाले जो है टॉपिक बहुत हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इससे एक ना एक क्वेश्चन हमें जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, फिक्स है। अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं सीबीएसई बोर्ड्स ने लिए हैं ऑलमोस्ट, जितने भी देखिएगा पीछे जाके, इसका जो सारे से हमारे इसमें फूड चेन्स वाले जैसे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक 20 में से एक पूछना ही पूछना है। तो देख लीजिए इसको अच्छे से। कह रहा इन द फूड चेन्स गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट इफिशिएंट, select the most efficient of food items of energy। अब कौन होगा सबसे मोस्ट, कौन होगा, ग्रास होगा या ग्रास होपर होगा, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, या प्लांट्स, डियर, लाइन। अब देखिए यहां से कह रहा है फूड चेन्स गिव्स इफिशिएंट, यानी मोस्ट इफिशिएंट बता रहा है। मोस्ट इफिशिएंट हमें सेलेक्ट करना है फूड चेन का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो हमें क्या होगा ट्रांसफर होगा सबसे कम, यानी सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन होगा हमारा, जो हमारा क्या होगा इसमें जो शॉर्टर फूड चेन बनाएगा उसी में ना ज्यादा हमारा क्या मोस्ट इफिशिएंट एनर्जी होगा। जो ज्यादा बनाएगा तब क्या होगा एनर्जी, यानी जैसे जैसे होते जाता है वो क्या हो जाता है कम होते जाता है 10% का। हाँ या ना, तो इसी तरह से हमें क्या सबसे कम इसमें कौन बना रहा है ये बताइए। तो ये हमें देख रहे हैं क्या, हमें यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सी ही है। क्या है प्लांट्स, दो ही हमारे क्या हो फूड चेन, ये देखिए 1 2 3 4 सब में एनर्जी का क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा 10% का, कम होते चले जाएंगे ना इसका। तो अगर हम करेंगे जैसे ये कहेगा अगर 100% ये रहेगा तो इसका 10% फिर कम हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा क्या होगा, यानी सबसे कम हमारा कौन है प्लांट्स, तो सबसे ये प्लांट्स और फिर ये हमारा मैन, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा सी होगा। हाँ या ना, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, तो लिखिए द शॉर्टर फूड चेन more energy is connected, कनेक्टेड नहीं कंजर्व रहता है, सॉरी कनेक्टेड नहीं कंजर्व, मतलब शॉर्टर जो फूड चेन जो बनाएंगे उसमें जो हो गया मोर एनर्जी क्या होगा कंजर्व्ड होगा। हाँ या ना, इस चीज को याद रख लीजिएगा, जो जिसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जब हमें देख लेना है जो फूड चेन हमें जो है जो शॉर्टर फूड चेन जो है कहाँ पे, तो उसी को हमें क्या कर देना है मोस्ट इफिशिएंट के रूप में, एनर्जी वहां पे ज्यादा कंजर्व रहेगा शॉर्टर फूड चेन जो बनाएंगे। हाँ हाँ, सिंस 10% energy is lost at each tropic level, ट्रॉपिक लेवल। हाँ या ना, और शॉर्टर और शॉर्ट कंजम्पशन फूड चेन like plants
और फिर क्या आएगा, मैन आएगा, हाँ या ना। इज द मोस्ट इफिशियंट, इज द मोस्ट एनर्जी इफिशियंट। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना। मोस्ट एनर्जी इफिशियंट होता है। द शॉर्टर द फूड चेन्स द मोर एनर्जी इज कंजर्व्ड सिंस 10% एनर्जी। इस चीज को देखिए, 10% एनर्जी जो होता है, सिंस 10% एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके जैसे हम आगे जाएंगे तो उसमें 10% का क्या होते जाएगा, एनर्जी लॉस्ट होते जाएगा। तो सबसे कम तो हमारा देखिए यहाँ पे 10%, अगर 100% है तो 10% यहाँ पे आएगा, इसलिए हमारा क्या होगा, 10% ही ना लॉस होगा। यहाँ पे जाएंगे तो फिर ये 100% अगर यहाँ पे है इससे लेगा तो ये फिर इसमें अगला जाएंगे 10% होगा, फिर इससे तो यानी कम होते चला जाएगा एनर्जी लेवल। इसलिए मोस्ट इफिशियंट जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट्स और मैन होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। Which of the following gets biomagnified at different levels in the food chains? कार्बन मोनोऑक्साइड, CFCs, DDT या मैन्योर। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या आएगा जल्दी बताइए। ये हमें क्या होंगे, DDT, क्या होगा ये हमारा, DDT होगा, बायोमैग्निफाइड होगा डिफरेंट लेवल्स में फूड चेन्स का। कौन सा ऑप्शन होगा, DDT होगा। क्यों होगा, चलिए देखते हैं क्यों होगा। DDT जो है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। DDT इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स that accumulates in organism accumulates in organism at higher trophic level, trophic levels through biomagnification, biomagnification affecting top consumers, most severely। आई थिंक समझ में आ गए होंगे। इसमें कह रहा है क्या है, जो हमें DDT जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स है। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स है।
that accumulates in organism at higher trophic levels through the biomagnification। क्या करता है इसमें ना, ट्रॉपिक लेवल के क्या सबसे जो मोस्ट लेवल पर होता है, ट्रॉपिक हायर ट्रॉपिक लेवल है ये इसमें, और अफेक्टिंग द कंजम्पशन मोस्ट सेवरली, यानी सबसे ज्यादा ये क्या होता है, अफेक्ट भी करता है कंजम्पशन में। इसलिए हमें कह रहा है व्हिच इज द मोस्ट फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्निफाइड डिफरेंट लेवल्स इन फूड चेन्स। तो कौन होगा डिफरेंट फूड चेन्स में, यानी डिफरेंट लेवल्स इन फूड चेन्स, डीडीटी होगा। क्लियर है, समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखते हैं अब हम आ गए एजर्सन रीजन वाले में। ये मालूम ही है एजर्सन रीजन फर्स्ट एक्सप्लेनेशन करेगा तो ए आएगा, नहीं करेगा एजर्सन और रीजन दोनों सही होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा तो ऑप्शन ए आएगा। अगर एजर्सन और रीजन दोनों सही है और लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो बी आएगा, और एजर्सन सही है, एजर्सन ट्रू तो सी आएगा, बट रीजन फॉल्स होगा तो सी होगा, और एजर्सन फॉल्स होगा और रीजन जो है ये ट्रू होगा तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। कह रहा है एजर्सन में इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी इजिली। ठीक है, जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है उसके बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में बहुत इजीली वे में पहुंच जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट इनटू द बॉडी टिश्यू। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है ऑक्सीजन कहां से, एयर से लेता है और कैरी किसके द्वारा होता है, बॉडी टिश्यू के द्वारा होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें जल्दी। ये ऑप्शन ना हमारा क्या आएगा इसका, यानी ये एजर्सन हमारा तो सही कह रहा है। हाँ है ना, ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स इन द बॉडी इजिली, सही है। और ये बॉडी टिश्यू के द्वारा ही क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स यानी कैरी करता है, बॉडी टिश्यू के द्वारा ही हमारे जो भी ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में पूरा मूव करता है, जाता है। हाँ या ना, तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, इसी से है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ही है हमारा पिगमेंट्स। तो ये हमारा रीजन्स भी सही है और एजर्सन ए भी सही है, आर भी सही है, तो यानी ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। हाँ या ना, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये हमारा ए होगा। चलिए क्यों होगा देख लेते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा। चलिए इसको लिखते हैं, हम इसके एक्सप्लेन करते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर होता है इन लार्ज अमाउंट में, इन लार्ज एनिमल में, इन लार्ज एनिमल ऑक्सीजन रीचेज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हाँ या ना, ऑक्सीजन रीच डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किसके थ्रू, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ड्यू टू रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। आप देखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या है, तो यहाँ पे हमारा जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहने का मतलब हेमोग्लोबिन, हाँ या ना,
hemoglobin which binds to oxygen and carry it through the circulatory सिस्टम. इसके थ्रू सर्कुलेट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के. ठीक है. दिस allows oxygen to be transported to various tissues ensuring easy distribution of throughout the body. क्लियर है या नहीं? जो लार्ज एनिमल्स जो ऑक्सीजन का रिचेज होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स. रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहने का मतलब ये रहा हेमोग्लोबिन जो बाइंड होता है किसके थ्रू व्हिच बाइंड्स टू ऑक्सीजन एंड कैरी इट थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कैरी होता है. दिस अलाउ ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस टिश्यूज इंश्योरिंग द इजी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द बॉडी. जो आसानी वे में क्या होता है बॉडी के अंदर चारों ओर क्या हो जाता है उसको मूव करने में क्या करते हैं हेल्प करता है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए. कर एजर्सन ए कनेक्टेड नाइट्रिक एसिड कनेक्टेड करे कंसंट्रेटेड यानी एजर्सन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय द एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड विद द कांस्टेंट स्टीयरिंग. क्या ये सही है? बताइए जल्दी. ये हमारा क्या है जब भी हमारा क्या है ये जैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय द एडिंग वाटर एंड स्लोली एसिड विद द कांस्टेंट स्टीयरिंग. ये ऑप्शन हमारा क्या एजर्सन क्या है जो हमारा ये हमारा क्या है रॉन्ग है. एजर्सन जो है रॉन्ग है. हाँ या ना? और ये कह रहा है क्या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजिली सोल्यूबल इन वाटर. यस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजिली सोल्यूबल. सही है. तो हम यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है ये हमारा क्या है रॉन्ग है और एजर्सन यानी ये एजर्सन ये रॉन्ग है और ये हमारा रीजन क्या है सही है. तो कौन सा ऑप्शन आएगा ये बताइए. हमारा डी ऑप्शन आएगा. कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा. क्लियर है? हाँ या ना? चलिए इसको हम क्या करते हैं डिस्कशन इसका कर लेते हैं. जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है concentrated nitric acid is diluted
by adding slowly to water. The acid always be added slowly to water constant stirring. क्लियर है? कांस्टेंट स्टीयरिंग. Correct. Concentrated nitric acid is diluted by adding slowly to water. Acid with constant stirring. To oxygen and carry it through the acid must always be added to slowly to water with the constant stirring. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका. एजर्सन कह रहा है क्या? When ciliary muscles contract eye lens. पढ़िए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी. हाँ, इसका आंसर दीजिए. देखिए कह रहा है क्या? When ciliary muscles contract eye lens becomes thin और ciliary muscles contract the power of the eye lens. यानी ये हमारा क्या है? ये रॉन्ग है. When ciliary muscles contract eye lens becomes thin. नहीं, thin नहीं होता है, ठीक हो जाता है ना. ciliary muscles contract the power of the eye lens. ये सही है, रीजन सही है. लेकिन इस दोनों का क्या है? अलग अलग है रिलेशन. हाँ या ना. तो ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट, यानी डेट मीन्स क्या है? ए सही है और आर सॉरी ए रॉन्ग है. ए रॉन्ग है, ए रॉन्ग है और आर क्या है? करेक्ट है. तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा. क्या होगा हमारा ऑप्शन? डी हो जाएगा. यहाँ थीन नहीं, क्या होना चाहिए? ठीक होता तब क्या हो जाता? सही रहता ये हमारा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे आज हम उसका डिटेल एनालिसिस कर लिए और फिर हम और बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख के इसको अच्छे से जाइएगा और इसको बार बार रिवीजन करके पेपर में जाइएगा ताकि इस लेवल का अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो उससे उन लोगों को उस क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें. तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ. ओके, थैंक यू, बाय.